Assalamualaikum student. I am Salman Ahsan. Welcome to my YouTube channel Sind Board Academy. स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर मैं एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट नहीं कर रहा। इस लेक्चर के अंदर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फार्मूला डिस्कस करूंगा जो कि हमें एक्सरसाइज 3.3 में यूज होने हैं, ताकि जब हम अगले लेक्चर से इनके सोल्यूशन स्टार्ट करें तो उनको जल्द से जल्द हम सोल्व कर सकें, उनके ऊपर ज्यादा हमारा टाइम ना लगे। तो आपने इस वीडियो को जरूर देखना है ताकि आगे जो चीजें होंगी वो फिर उनको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ तो फिर आपको मुश्किल ना हो। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि इनका हम सोल्यूशन नहीं कर रहे और हम पहले बेसिक डिस्कशन करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनके सोल्यूशन करेंगे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 इंपॉर्टेंट कितनी है। स्टूडेंट, ये बात मैं बता दूं कि एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और ये 3.3 करवा रहा हूँ। ये तीनों एक्सरसाइज में आपको कह रहा हूँ गारंटी है कि यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन इनके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट और आइडियाज डिस्कस किए गए हैं वो आपको एमसीक्यूज में जरूर काम आने वाले हैं। और 3.3 के बाद जो आगे एक्सरसाइज आने वाली 3.4, 3.5 और 3.6 वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तमाम कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होने वाले हैं बड़े क्वेश्चन के अंदर, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके जो क्वेश्चन है इनकी आपने जरूर तैयारी करनी है, क्योंकि ये जो चीजें होंगी आपको आगे बहुत काम आएंगी। अक्सर टीचर यही करा करेंगे कि एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 नहीं करवाएंगे, लेकिन मैं बोलता हूं कि इसके अंदर क्वेश्चन ऐसा कोई भी इतने क्वेश्चन नहीं कि जो 5 मार्क्स के लिए आ जाए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है ये तीनों। और इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 3.4, 3.5 और 3.6 आप देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इन फ्यूचर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो वहीं से आएंगे और जो टॉपिक्स हैं वो भी पता है, वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे कि कौन से हैं। लेकिन फिलहाल हम एक्सरसाइज 3.3 के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है उनको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेन 3 टॉपिक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस करने जा रहा हूं रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.3। सबसे पहले है एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर, ठीक है जी। फिर दूसरा है प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, ठीक है जी। और तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर कब, जब उससे कोई स्केलर नंबर क्या होता है 2, 3, 4, 5, 6 ये स्केलर नंबर होते हैं और एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी। जब कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो 3 प्रॉपर्टी हैं। उसके अलावा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर क्या है वो 2 हैं, वो डिस्कस करनी है। और उसके अलावा एक एडिटिव इनवर्स, ये 3 मेन टॉपिक हैं जो कि आपको एक्सरसाइज 3.3 के अंदर काम आने वाले हैं, तो वो डिस्कस कर रहा हूं। और इनकी कुछ स्टेटमेंट होती हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं ड्यूरिंग दिस सोल्यूशन। तो चलें जी, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आगे स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि जो चीजें भी बताऊंगा स्पेसिफिक यहां से, ये टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 3, इन दोनों टॉपिक के अंदर जो बेसिक स्टेटमेंट जो दी जाएंगी इन प्रॉपर्टीज को उनको जरूर याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है बहुत ज्यादा आसान, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इसलिए पहले बता रहा हूं कि वो स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में क्या होगा वो आपको ये नहीं कहेगा, स्टेटमेंट नहीं देगा, उस प्रॉपर्टी का नाम दे देगा। तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट बन रही होती है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। जो ही मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा वही आपको आगे काम भी आएगी और हो सकता है वो चीज आपको एमसीक्यूज में भी मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने सोल्यूशन यानी कि बेसिक डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हमने पढ़ना है एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर। एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर क्या है, यानी कि एक वेक्टर का एडिटिव इनवर्स निकालना है। वैसे नॉर्मली अगर मैं बताऊं एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा ये 2 का एडिटिव इनवर्स, मैंने कहा 2 का एडिटिव इनवर्स होता है सिंपल, जो प्लस है तो उसका साइन चेंज कर दो तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाता है। तो वेक्टर के अंदर क्या होता होगा, तो भाई वेक्टर के अंदर भी यही होता है कि एक वेक्टर उसके साइन चेंज कर दिए जाए तो हमारे पास वो जो निकल के आता है उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो ये जो चीजें आपको एमसीक्यूज में मिल सकती है कॉमनली, कि एक वेक्टर दे दिया जाए और कहे कि भाई इसका एडिटिव इनवर्स निकाल के दें। तो चलिए जी जरा देखते हैं, थोड़ा डिस्कशन देखते हैं क्या सिंबल होता है, ताकि हमें आगे कोई इस तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना हो, उससे अगर कोई भी चीज आए तो जरा देखें क्या समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर ले लिया, मैंने आपको दिया 2i माइनस 3j एंड प्लस 4k, ठीक है। मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया, मैंने कहा कि मुझे इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करके दो, ठीक है। मैंने कहा a का मुझे एडिटिव इनवर्स मालूम करके दें, तो आपने सिंपल क्या कर देना है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, उसका सिंबल कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। सिंबल होता है माइनस लग जाता है उसके साथ,
सही है जी। कोई भी हो उसके साथ माइनस लग जाए तो हम बोलेंगे भाई उसका एडिटिव इनवर्स है। जैसे कि ये एक वेक्टर था, इसका हमें कहा गया कि भाई एडिटिव इनवर्स मालूम करके दो, तो हो सकता है कि हमें कुछ यूं भी लिख के दे दें कि भाई सिंबल लिख के दे दें कि ए के साथ माइनस लगा दें, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इसका एडिटिव इनवर्स देना है मुझको। तो एडिटिव इनवर्स में हम सिंपल क्या करते हैं कि साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस था तो ये माइनस का कर दिया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये प्लस है तो माइनस कर दिया। तो सिंपल ये जो एक वेक्टर था, इस वेक्टर का एडिटिव इनवर्स निकालना था, तो एडिटिव इनवर्स का सिंबल होगा ए माइनस ए, ठीक है ना बेटा। और ये सिंपल ए था और इसके साथ माइनस लगा दिया ताकि कि इसका पता चल गया कि जो एक वेक्टर था इसका एडिटिव इनवर्स वो ये है, ठीक है जी बेटा। सिंपल, कितना आसान सी चीज है जो आपको एक क्वेश्चन समझ लें कि हो भी गया 3.1 का, जिसके अंदर आपको क्या करना था, एडिटिव इनवर्स मालूम करके देना था। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई भी वेक्टर उसके साइन चेंज कर दिए जाए तो वो एडिटिव इनवर्स निकलकर आ जाता है। अब यहाँ पे एक बेसिक बता सकता हूं कि ये चीज आपको एमसीक्यूज में काम आएगी इन फ्यूचर भी, ईकैट के पॉइंट व्यू से भी। कैसे, जरा देखें, जब एक वेक्टर को उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करो, समझ रहे हो, एक वेक्टर है, एडिशन करो उसका एडिटिव इनवर्स, ये इक्वल होता है जीरो वेक्टर के। इस स्टेटमेंट को भी याद कर लेना, क्योंकि आपको पता है ये प्लस है, तो अब इसको इसी के अंदर ऐड करेंगे तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 0 बचेंगे। और 0 0 वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर भी कहते हैं, जीरो वेक्टर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इस वेक्टर के अंदर आई जे के तमाम एलिमेंट जो है वो जीरो है। सही जी बेटा। तो जब भी हम एक वेक्टर को उसके एडिटिव इनवर्स वेक्टर को ऐड करते हैं तो वो इक्वल टू जीरो हो जाता है, या इक्वल टू जीरो वेक्टर हो जाता है, या इक्वल टू नल वेक्टर होता है, या वो खत्म हो जाता है, इस तरह भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना बेटा। कॉमन सेंस की बात है। तो आप इस तरीके से भी इस चीज को समझ सकते हैं कि जब एक वेक्टर का एडिटिव इनवर्स उसी में ऐड किया जाए तो वो वेक्टर नल वेक्टर बन जाता है या जीरो वेक्टर बन जाता है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है जो आपको एमसीक्यूज में भी काम आ सकती है और ईकैट लेवल पे भी ये चीज समझ आनी चाहिए स्टूडेंट। तो यहां पे आके हमारा एक टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या कहना जा रहा है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टी है, उनको जरा देखना है। कम्यूटेटिव लॉ फॉर द वेक्टर एडिशन, ठीक है जी। वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। भाई कम्यूटेटिव क्या कहता है, भाई कम्यूटेटिव कहता है कि अगर आपको मैं दो वेक्टर दूं, मिसाल के तौर पे एक वेक्टर दिया, ठीक है जी बेटा, मिसाल के मैं देता हूं 2i प्लस 3j और माइनस 4k, ठीक है जी। एक वेक्टर ये दिया और दूसरा वेक्टर मैं देता हूं b, ठीक है जी। इसको मैं बोल देता हूं 3i प्लस 6j और माइनस नहीं प्लस कर देता हूं प्लस 6k, ठीक है। दो वेक्टर मैंने दिए, मैंने कहा इसके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, क्योंकि अक्सर जब आप क्वेश्चन में चलेंगे तो वहां पे आपको बताऊं क्या कहेगा, दो वेक्टर दे दीजिएंगे, कहेंगे कि भाई कम्यूटेटिव लॉ इसके ऊपर प्रूव करके बताओ ये कम्यूटेटिव लॉ इसके ऊपर लग रहा है या नहीं लग रहा। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो आपको दो वेक्टर देगा, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि जब आपको दो वेक्टर दिए जाएं आप उनको ऐड करें a प्लस बी, सही है जी, और फिर इनका ऑर्डर चेंज कर दें b प्लस a, तो ये दोनों प्रूव ही होंगे। ये स्टेटमेंट कहती है कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, ठीक है जी बेटा। सिंपल, इस स्टेटमेंट को जरूर याद कर लें। कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन क्या कहता है, जब दो वेक्टर को ऐड करें और इनका क्या करें, इनका ऑर्डर चेंज करके ऐड करें, दोनों आंसर सेम ही आएंगे, ये हमें कहता है कम्यूटेटिव लॉ। बस अब आ जाए एसोसिएटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। भाई वेक्टर एसोसिएटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन क्या कहता है, वेक्टर सिंपल ये कहता है, मतलब कि एसोसिएटिव लॉ कहता है इसमें हमारे पास तीन वेक्टर आ जाते हैं। एसोसिएटिव लॉ के अंदर हमारे पास 3 वेक्टर आते हैं। कैसे, जरा देखें, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी, इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब इस चीज को जरा समझिएगा। एसोसिएटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन हमें कहता है कि हमें 3 वेक्टर दिए जाएं, ठीक है जी। ये बात याद होनी चाहिए कि कम्यूटेटिव में 2 वेक्टर होते हैं और एसोसिएटिव में 3 वेक्टर्स होते हैं। और एडिशन के लिए काम हो रहा है तो इसलिए एडिशन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे आपको नहीं बताया गया और अभी आपके लिए डिस्कस नहीं करना। वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो है एक्सरसाइज 3.4 से स्टार्ट होगी, इंशाल्लाह वहां पे डिटेल में चलेंगे। अभी हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं उसको जरा समझिएगा। तो भाई एसोसिएटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि भाई 3 वेक्टर दिए जाए, हम सबसे पहले क्या करें, 2 वेक्टर को ऐड करें और फिर तीसरा वेक्टर उसके अंदर ऐड करें। ये इक्वल होगा कब, कि जब हम बाद वाले 2 वेक्टर को ऐड करें पहले और फिर पहला
वाला ऐड करें तो ये एक साथ होंगे। तो आपको ये वाली बात पता होगी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद कोई काम करते हैं। तो इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ की जो स्टेटमेंट है वो है ये कि पहले दो वेक्टर को इनको सोल्व करेंगे, एडिशन करना है, इनको एडिशन करेंगे, फिर तीसरा ऐड करेंगे। और ये इक्वल होगा कब, कि जब हम बाद की दो को ऐड करके और पहला वाला ऐड करें, तो ये दोनों चीजें सेम होंगी। तो ये जो दो स्टेटमेंट हैं जो आपको जरूर काम आने वाली है ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.3, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दी हैं। ये वहां पे जाएगा कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन हमें यहाँ पे प्रूव करके बताएं या सोल्व करके बताएं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सोल्व करके बताएं या उसकी स्टेटमेंट बताएं। इस तरह का आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है और ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज इस तरह का एक क्वेश्चन भी है। तो ये स्टेटमेंट जरूर पता होनी चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन क्या कह रहा होता है तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा होता है। सही है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आके हमारे पास दो टॉपिक जो थे वो कंप्लीट होते हैं। सही है बेटा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट टॉपिक की तरफ, प्रॉपर्टी फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। इसको समझने के लिए आप इस तरह समझ लें कि मिसाल के तौर पे एक वेक्टर में देता हूं, एक वेक्टर देता हूं a और मैं इसको प्रेजेंट कर देता हूं आई थिंक 2i, ठीक है जी, प्लस 6j एंड 8k, ठीक है जी। ये एक वेक्टर दे दिया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब है कोई भी नंबर 2 3 4 5, तो वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की नाम आते हैं, आप उसको जरा डिस्कस करते हैं। ठीक है जी बेटा। अब सबसे पहले जो चीज आ रही है वो जरा देखिए, कम्यूटेटिव लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। कम्यूटेटिव का मतलब क्या था जरा देखें, ऑर्डर चेंज करना, ठीक है ना। ये तो आप यहाँ पे भी सीखे हैं लेकिन यहाँ पे एडिशन के लिए था। अब ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है जरा देखें, कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जरा देखें क्या है, मिसाल के तौर पे ये ले दूसरा मार्कर ले लो। अच्छा, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि एक वेक्टर है, ठीक है जी, उसको आप कोई मल्टीप्लिकेशन करें स्केलर नंबर। स्केलर नंबर में यहाँ पे आपसे ले लेता हूं m। सही है जी। m एक यहाँ पे स्केलर नंबर है, मिसाल के तौर पे मैं 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉमनली स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए m ले लिया मैंने कि भाई अगर कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करूं वेक्टर a से, ये इक्वल होगा कब, जब एक वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूं m से, मतलब कि स्केलर नंबर से। या तो मैं स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं वेक्टर से या वेक्टर को उसके मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों इक्वल ही होंगे। तो एक तरीके से देखेंगे इनका ऑर्डर ही चेंज किया कि स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं या वेक्टर को उससे मल्टीप्लाई कर दूं, ऑर्डर चेंज किया। तो समझ रहे हैं इस चीज को। कम्यूटेटिव लॉ बस बोलता है कि ऑर्डर चेंज करना है किसी भी दो चीजों का। तो लेकिन यहाँ पे एडिशन थी तो वो एक बिल्कुल है तो चीज अलग ही बिल्कुल, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बेसिक वही है जो आपको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि भाई वेक्टर से एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करो या वेक्टर को किसी स्केलर मल्टीप्लाई करो, उनका आंसर हमेशा सेम ही आता है। सही जी। स्केलर बच्चों यहाँ पे क्या है, और m बेसिकली क्या है, m यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है या स्केलर नंबर है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है जी बेटा। ये स्टेटमेंट जरूर याद कर लेगा, ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन एक्सरसाइज हमें बड़ी काम आने वाली है। अब हम चलते हैं थर्ड चीज के ऊपर, एसोसिएटिव लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ये कहता है बेसिकली एक वेक्टर है। सही जी बेटा। एक इस वेक्टर से आप एक मल्टीप्लाई करें, स्केलर नंबर मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद एक और कोई स्केलर नंबर, n भी एक स्केलर नंबर है, m भी एक स्केलर नंबर है। पहले आपने n मल्टीप्लाई किया फिर m मल्टीप्लाई किया, ये इक्वल होगा किसके, कि जब मैं m को मल्टीप्लाई कर दूंगा m से। सही है जी। पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं और फिर मैं a वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं। इस चीज को समझ रहे हैं कि भाई मिसाल के तौर पे मेरे पास एक m एक स्केलर नंबर है, n एक स्केलर नंबर है, पहले n को मल्टीप्लाई किया फिर m को मल्टीप्लाई किया जो इस वेक्टर से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, m और n को पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर उस वेक्टर से मल्टीप्लाई वो करूंगा, तो दोनों आंसर मेरे पास सेम ही आने चाहिए। तो एसोसिएटिव लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन मुझे ये स्टेटमेंट देती है, और m और n याद रखिएगा, यहाँ पे स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर हो सकता है। अब आ जाए इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इसको भी जरा देख लेते हैं। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर हों a प्लस b, ठीक है जी, हमारे पास दो वेक्टर दे दिए जाए, सी जी, इनको सबसे पहले ऐड करें और फिर कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या स्केलर नंबर पहले a से मल्टीप्लाई कर दें
और फिर b से मल्टीप्लाई कर दें, इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दिया जाए, ये दोनों सेम ही होंगे। एक स्टेटमेंट ये कहता है और दूसरी स्टेटमेंट कहता है एंड, और दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है कि पहले हम क्या करें m, अच्छा दूसरी स्टेटमेंट क्या है इसकी, दूसरी स्टेटमेंट भी देख लें, mn और a वेक्टर है और इक्वल टू m a प्लस एन ए। ठीक है जी बेटा, ये अब दूसरी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की स्टेटमेंट दो हैं कि भाई दो वेक्टर को ऐड कर दिया जाए फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए। उसके अलावा दो स्केलर नंबर को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या उनको अलग अलग क्योंकि इनसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग होके फिर ऐड कर दिया जाए, दोनों आंसर सेम ही होंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ड्यूरिंग दिस क्वेश्चन के एक्सरसाइज के सोल्यूशन के अंदर हमें काम आने वाली हैं। और उसके अलावा ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ये भी हो सकता है कि ये जो चीजें आपको एमसीक्यूज में ये स्टेटमेंट काम आएंगी। ठीक है जी बेटा, तो इसीलिए इन दिस शुरू में मैंने आपको बता दिया है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज सोल्यूशन ये चीजें डिस्कस करूं तो बहुत मुश्किल होंगी। समझ लें ये चीजें, ये जो स्टेटमेंट मैंने आपके साथ बेसिक डिस्कस की हैं इनको समझ लें तो आपको एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा काम होने वाली है। अगर किसी बच्चे को ये थोड़ी मुश्किल लगती है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको छोड़ दें क्योंकि ये जो है ये आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हो सकता है एमसीक्यूज में आपको ये चीज आ जाए, एमसीक्यूज बताएं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की स्टेटमेंट क्या होती है, ये भी आ सकती है ये भी आ सकती है, तो आप समझ लें, याद करना आपका काम है। अगर मुश्किल लग रहा है तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे आके बेसिक डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के। अल्लाह हाफिज।